नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। यह जो सीरीज है उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं या और भी अगर वो कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उन सब में ये काम आएगा। ये जो सीरीज है करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। अभी इसके पहले हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया था। आज से इस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स कवर होगा मई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का। और भी मतलब रैपिड रिवीजन सीरीज में और जो हमारी कक्षाएं हो चुकी हैं पहले, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो सारे क्लास के वीडियो अवेलेबल है जो बेसिकली फोकस्ड होकर के प्रीलिम्स 2024 के लिए तैयार किया गया है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या और भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। तो आइए फिर आज जो पहला लेक्चर है हमारा, इस पे एक तकरीबन 2 या 3 पार्ट में ये भी कवर होगा। जिस तरीके से पिछला एनवायरमेंट इकोलॉजी का 3 पार्ट में हुआ था कवर, वैसे ही ये भी 2 या 3 पार्ट में होगा। तो आज ये पहला है। इस पे देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां से इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न बनने की संभावनाएं होंगी। तो इस क्रम में अगर हम पहला देखें ना, तो पहला नैनो यूरिया के बारे में देखेंगे। नैनो यूरिया चर्चा में आया था और नैनो यूरिया से भी इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में हम लोग देखेंगे, खास तौर से काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो इसके बारे में क्या है ना कि जो भी एग्जाम में आएगा कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हमको यहाँ पे जाननी और समझनी होंगी। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये जो नैनो लिक्विड जो यूरिया है, ये नैनो कण है और नैनो कण के रूप में क्या है, यूरिया का ही एक प्रकार है। आपको पता है कि यूरिया क्या है कि खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में, खाद के रूप में उपयोग आता है, उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो उसी से संबंधित है यह जो नैनो लिक्विड यूरिया, यह नैनो कण के रूप में यूरिया का ही एक प्रकार है। और जो यूरिया का परंपरागत विकल्प जो ट्रेडिशन चला आता था, आप लोगों ने अगर देखा होगा, आप लोगों के घरों में खेत होंगे या खेती कहीं पे होते हुए अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े बोरे के पैकेट यूरिया के आते हैं और उसको लेकर के खेतों में ऐसे उनको डाला जाता है। उससे क्या होता है कि फसलों को ज्यादा नुकसान भी होता है कि उसपे एक परफेक्ट क्वांटिटी डिसाइड नहीं हो पाती कि कितना डालना है। तो इन सब चीजों को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए ये जो लाया गया है कि पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व होता है यूरिया, तो इसको लिक्विड फॉर्म में लाया गया है कि इसको क्या है कि लिक्विड फॉर्म में है, इसको मिला करके पानी वगैरह में इसको छिड़काव कर देंगे तो ये आसानी से जितना उचित मात्रा है उतना वहां पे मिल जाएगा। वो जो यूरिया होता था, आप देखोगे छोटे छोटे साबुदाने के दाने के बराबर व्हाइट कलर का यूरिया उर्वरक होता है, वो खेतों में पहले ऐसे डाल दिया जाता था, छींट दिया जाता था। तो उसी के विकल्प के रूप में ये आया है नैनो लिक्विड यूरिया। ठीक है, ये अगर यूरिया के बारे में देखिए आगे लिखा भी है कि सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक होता है जो कि कृत्रिम रूप से पौधों को, जो फसल होती है उनको नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधों के लिए एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व होता है। उसी के विकल्प के रूप में यह लिक्विड आया है नैनो लिक्विड यूरिया। नैनो यूरिया, इसको पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। ये जो नैनो यूरिया है कि जितना जो ट्रेडिशन, जो पारंपरिक यूरिया जो पहले से चला आ रहा है, उसके जगह पे इसका अगर उसका आधा इसको उपयोग किया जाएगा तो ये उतने पोषक तत्व, उतने नाइट्रोजन पौधों को दे देगा, इसलिए ये खास है। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल आती है। इस बोतल में 40,000 मिलीग्राम लीटर नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। और जो समान यूरिया के एक बैग या बोरी के नाइट्रोजन पोषक तत्व तो प्रदान करेगा। जो समान होता है 25 केजी का यूरिया का एक बोरा आता है, उस बोरी में जितना यूरिया उर्वरक है उसके बराबर इसका जो लिक्विड है वो 500 ml की बोतल है। तो इसलिए ये फायदेमंद है, ये किफायती है। ठीक है, इसका निर्माण को किसने किया है, तो इसका निर्माण स्वदेशी रूप से हुआ है, भारत में ही किया गया है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कि कहां पे है, कलोल गुजरात में, इसके द्वारा किया गया है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसका निर्माण किया गया है कि कृषि में आत्मनिर्भरता बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ आत्मनिर्भर कृषि के रूप में इसको विकसित किया गया है। ठीक है, इस पर देखें तो इसके द्वारा क्या होगा कि भारत जो यूरिया की जरूरत है भारत को, उसको पूरा करने के लिए भारत क्या करता है ना, आयात करता है बाहर से यूरिया। जो ट्रेडिशन यूरिया जो बोरियां आती है 25-25 केजी की, वो बाहर से आयात करना पड़ता है। ये जो लिक्विड है ये भारत में बना है, आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है। तो जो अब भारत बाहर के देशों से आयात करता था, ये क्या है कि अब आयात कम करना पड़ेगा, जो कि अभी भारत पूर्ण रूप से इसके आयात पे ही निर्भर था।
ये ध्यान में रखिएगा। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो इसका महत्व क्या है, तो जो ये लिक्विड नैनो यूरिया है ना, ये पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और बढ़िया है, जो बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादन भी बढ़ाता है, ऐसा रिसर्च वगैरह में ये पाया गया है। यह मिट्टी में यूरिया के अतिरिक्त उपयोग को कम करके संतुलित पोषण प्रक्रिया को बढ़ाने में सक्षम है, फसलों को सशक्त और स्वस्थ बना सकता है। तो ये सब इसका इंपैक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन एवं धारणीय विकास पर ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कमी आएगी इसके उपयोग के द्वारा। ठीक है ना, कि जो ट्रेडिशनल यूरिया होता था, ट्रेडिशनल यूरिया पुराना वाला, उससे क्या है कि ग्राउंड वाटर पे असर पड़ता था, तो इससे क्या है कि उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, फिल्म्स के लिए। अगला जो है आर्टेमिस मिशन के बारे में है। आर्टेमिस मिशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस 1 हो चुका है, 2024 में आर्टेमिस 2 होने वाला है, 2025 में आर्टेमिस 3 होने वाला है। इस वजह से आर्टेमिस को देखेंगे। और एक तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आर्टेमिस 2 होगा 2024 में। दूसरा यह है कि भारत जो है आर्टेमिस मिशन में क्या है कि आर्टेमिस मिशन के साथ भारत ने भी समझौता किया है। तो क्या है आर्टेमिस मिशन, भारत ने जो समझौता किया है उसका क्या इंपैक्ट है, ये सब सारी बातों को इस आर्टेमिस मिशन के तहत हम देखेंगे। तो ये चर्चा में इसलिए इस पूरे साल रहा है क्योंकि 2024 में होने वाला है, इस वजह से। तो आर्टेमिस मिशन सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि नासा के द्वारा है। नासा के द्वारा चंद्रमा पर मनुष्यों को, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला एक मिशन है आर्टेमिस। ठीक है, पहला लॉन्च हो चुका था। तो क्या क्या डिटेल है इसके बारे में देखें। आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मून्स इंटरेक्शन विथ द सन। ये है आर्टेमिस मिशन। ठीक है ना, ये क्या है कि जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसके द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए शुरू किया गया दूसरा मिशन है। ठीक है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए शुरू किया गया आर्टेमिस मिशन है। किसके द्वारा, नासा का। नासा का दूसरा मिशन है। इसके पहले नासा चंद्रमा के लिए एक मिशन कर चुका है जिसका नाम है अपोलो मिशन। ठीक है, अपोलो 11 ये चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव मिशन था जो कि नासा ने 1969 में किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो मिशन है चंद्रमा पर उतरने वाला, वो था आर्टेमिस। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आर्टेमिस मिशन, नासा का चंद्रमा पर वापसी कार्यक्रम भी कहा जा रहा है कि अपोलो के बाद आर्टेमिस आया तो फिर से नासा चंद्रमा के क्षेत्र पे काम करेगा, जो कि चंद्र अन्वेषण का कार्यक्रम है। और इसका नाम यूनानी देवता अपोलो, उनकी जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी माना जाता है आर्टेमिस को। इसी के नाम पे इस मिशन का नाम आर्टेमिस रखा भी गया है। इस कार्यक्रम का पहला मिशन आर्टेमिस 1 है और यह मानव रहित परीक्षण है। जो वैसे तो आर्टेमिस क्या है कि मानव को चंद्रमा पे भेजने का है, लेकिन पहला जो आर्टेमिस का परीक्षण किया गया यह मानव रहित था। दूसरा आर्टेमिस 2 है जो इस बार 2024 में होने वाला है। ये इसके तहत क्या किया जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाया जाएगा। अब ये चंद्रमा की सतह पे उतरेंगे नहीं, चंद्रमा की कक्षा तक जाएंगे, ठीक है, उसके बाद वापस आ जाएंगे। और जो तीसरा आर्टेमिस मिशन होगा ना, इसके द्वारा क्या होगा कि मानव को चंद्रमा की सतह पे उतारा जाएगा। तो ये खासियत है आर्टेमिस की, ये ध्यान में रखिएगा। और ये अमेरिका के नासा के द्वारा किया गया मिशन है। ठीक है, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2024 में आर्टेमिस 2 होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एक समझौता है आर्टेमिस समझौता। इस आर्टेमिस समझौते में अब भारत भी शामिल हो गया है कि भारत के प्रधानमंत्री 2023 में अमेरिका की यात्रा पे गए थे और उसी यात्रा के दौरान उन्होंने क्या है कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की बात भी कही थी, उन्होंने घोषणा भी किया था। ठीक है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ये क्या है कि ह्यूस्टन टेक्सास में एक जगह है, वहां के जॉनसन स्पेस सेंटर से प्रशिक्षित, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इस पे क्या है कि 2024 में जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने के लिए एक साथ नासा और इसरो काम करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजने के लिए ये काम होगा नासा और इसरो का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आर्टेमिस समझौता क्या है, ये भी थोड़ा सा इसके बारे में जाने कि जो आर्टेमिस समझौता है ये अमेरिकी विदेश विभाग और नासा के द्वारा 7 और संस्थापक सदस्य हैं इसमें, जो कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम,
इन सब के साथ क्या है कि 2020 में नागरिक अन्वेषण को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए थे। ध्यान में रखिएगा 2020 में नासा और 7 संस्थापक सदस्यों के साथ मिलकर के ये वो देश है। इसके तहत क्या है कि 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि हुई थी कि अंतरिक्ष की जो बाह्य संधियां होंगी देशों के साथ मिलकर 1967 में की गई थी, उसी संधि के अनुरूप इसका गठन किया गया था। आर्टेमिस समझौते का ये ध्यान में रखिएगा, ये आर्टेमिस समझौता की बात हो रही है, आर्टेमिस मिशन की नहीं, उसी मिशन के तहत समझौता है। उसके तहत क्या क्या है कि चंद्रमा पे, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और भी बाहरी अंतरिक्ष में जो अन्वेषण होंगे ये सब मिलकर काम करेंगे। इसलिए इसी समझौते में भारत भी शामिल हो गया है। ये 2020 में यह समझौता हुआ था। ठीक है। अब ये जो बाह्य अंतरिक्ष संधि ये क्या है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में काम करता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष का इंटरनेशनल लेवल पर क्या कानून होना चाहिए उसके लिए अपने गाइडलाइंस है, नियम है, रूल्स है, उसी के तहत ये संधि है जो कि किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये भी ध्यान में रखिएगा। यह संधि अंतरिक्ष को मानवता के लिए साझा संसाधन के रूप में महत्व करता है कि जो भी देश इसमें है अपने संसाधन को एक दूसरे को साझा करेंगे। राष्ट्रीय विनियोग पर रोक लगाती है और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह संधि है। यह ध्यान में रखिएगा। भारत जो है इसमें शामिल हो गया है। भारत इसमें शामिल होने वाला 27वां देश बन गया है गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पे। ठीक है। भारत के पहले इसमें 26 देश इस समझौते में थे, भारत 27वां देश है। आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि ये सब जो आर्टेमिस समझौता है उसमें शामिल होने वाले ये 26 देश है और 27वां क्या है कि आपका इंडिया हो गया है। उसके बाद बात करें तो जो मैंने आपको बताया आर्टेमिस के लिए इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे जानना चाहिए वो क्या है कि कौन कौन से मुख्य मिशन है। तो आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 1 क्या है, चंद्रमा पर मानव रहित मिशन है। चंद्रमा कहिए लेकिन पहला जो किया गया वो मानव रहित किया गया था। ये नवंबर 2022 में ये मिशन हुआ है। ठीक है। और इसको नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम पर ओरियन नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ ये प्रारंभ हुआ था। ये एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है जो कि ओरियन को एक ही मिशन पर सीधे चंद्रमा पे ले गया। खैर ये नहीं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टेमिस 1 के बारे में क्यों है, ये क्या है कि मानव रहित मिशन था नासा के द्वारा चंद्रमा के लिए। ध्यान में रखिएगा 2022 में हुआ। आर्टेमिस 2 जो है वो क्रू लूनर फ्लाई बाई मिशन है। ये जो मिशन है आर्टेमिस 2 ये 2024 में होगा। इस पे क्या है कि यह पहला मानव युक्त मिशन होगा क्योंकि आर्टेमिस 1 तो ऐसे ही भेजा गया, दूसरा ये मानव युक्त होगा। इस जो इसमें है 4 अंतरिक्ष यात्री इसके साथ जाएंगे एसएलएस में। ठीक है। और यह पृथ्वी के चारों ओर विस्तारित कक्षा में गतिविधियां करेंगे। ये चंद्रमा की सतह पे उतरेंगे नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। इस मिशन में चंद्र उड़ान और पृथ्वी पर वापसी शामिल है। वो जाएंगे चंद्रमा की कक्षा में भ्रमण करेंगे, उसके बाद ये वापस आ जाएगा। उसके बाद जो आर्टेमिस 3 होगा वो चंद्रमा पर मानव की वापसी होगी। यानी इस मिशन में जब आर्टेमिस मिशन ये होगा जो इसके साथ अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये 2025 के लिए निर्धारित किया गया आर्टेमिस 3 जो कि मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि इसमें जो अंतरिक्ष यात्री है वो क्या है कि चंद्रमा पर लौटेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा के सतह पे उतरेंगे। यानी जो ये आर्टेमिस 2 है ये चंद्र फ्लाई बाई है कि चंद्रमा की कक्षा के आसपास घूमेगा। उससे आगे है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ साथ चंद्रमा का अधिक व्यापक रूप से अध्ययन करने की इस पे अनुमति है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही 2029 के लिए लूनर गेटवे स्टेशन की स्थापना की भी योजना बनाई गई है इसी के तहत। और यह स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए डॉकिंग पॉइंट के रूप में काम करेगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ प्रयोगों की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये खास बात है। तो आप आर्टेमिस 1, 2, 3 के बारे में ये ध्यान में रखिएगा। जो बेसिक पॉइंट है कि 1 जो है वो मानव रहित था, 2 मानव युक्त है लेकिन मानव सतह पर नहीं उतरेगा। 2025 में जो 3 होगा उसमें मानव सतह पर उतरेंगे। तो ये सब खास बात है। इसके बाद जो एक और हमारा अगला है ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है और ये क्या है कि स्टील स्लैग रोड की बात की जा रही है। और स्टील स्लैग रोड का मतलब है कि स्टील से उत्पन्न जो कचरा है उससे सड़क निर्माण की बात की जा रही है। गुजरात पहला ऐसा राज्य है जहां पे ऐसा निर्माण हो चुका है। इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह में है। तो ये बहुत ही खास है इस बात के लिए, ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया जा रहा है। साइंस एंड टेक के हिसाब से 2024 के लिए स्टील स्लैग रोड इंपॉर्टेंट हो सकता है।
स्टील स्लैग रोड के बारे में अगर हम लोग बात तो जो है कि यहां पे CRRI, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये जो है ये नई दिल्ली में है। इसके द्वारा इस्पात मंत्रालय और प्रमुख इस्पात विनिर्माण कंपनियों के सहयोग से विकसित नवीन स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी, ये अभी नई टेक्नोलॉजी है, स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण हो रहा है, जो कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन की दिशा में प्रगति कर, वेस्ट टू वेल्थ में मिशन की जो वेस्टेज है, जो कचड़े हैं, उनका उपयोग करके क्या है कि वेल्थ यानी कि अच्छे से अच्छे आप आर्थिक रूप से समझ सकते हैं मजबूती पर प्रदान करने के लिए, कि कचरे का रिसाइकिल करके कैसे उसका हम आर्थिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो इसी मिशन के तहत किया गया है। यह जो तकनीक है यह सड़क निर्माण में क्रांति के साथ स्टील स्लैग कचरे का पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने, एक तो क्रांति आ जाएगी, क्रांति इन द सेंस ऐसे कि सड़क के निर्माण आपको पता है गिट्टी वगैरह इन सब की जरूरत पड़ती है, तो उन सब संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका उपयोग इस तरीके से जो स्टील का कचरा है जो हमारे पर्यावरण में फैला रहेगा उससे सड़क बन जाएगी। तो ये सब बहुत सारे इसमें फायदे हैं, तो ये ध्यान में रखिए, इसी लिए है ये स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी। तो क्या खास है इसमें कि ये जो तकनीक है इसके द्वारा अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए, क्योंकि स्टील के कचरे से जो सड़क बनेगी आम गिट्टी बालू से बनने वाले सड़क से काफी मजबूत होगा, ठीक है। तो ये स्टील स्लैग यानी स्टील के उत्पादन के दौरान उत्पन्न जो कचरा है स्टील का, उससे निर्मित एक नवीन विधि है जो ये टेक्नोलॉजी है। इस प्रौद्योगिकी में अशुद्धियों और धातु सामग्री को हटाने के लिए स्टील स्लैग को संसाधित किया जाएगा, फिर इसे सड़क आधार पर या उप आधार पर परतों के लिए एक समुच्चय के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसी से फिर स्टील स्लैग रोड बनेगा। जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग है उसमें उच्च शक्ति, कठोरता, घर्षण प्रतिरोध, स्किड प्रतिरोध, जल निकासी क्षमता होती है, जो इसे सड़क निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त बनाती है, ठीक है, जो इससे अपशिष्ट है। यह इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट स्टील स्लैग के बड़े पैमाने पर उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। जितने भी इस्पात इंडस्ट्री है वहां पे जो भी कचरा निकलता है स्टील से संबंधित उन सबका उपयोग इसमें हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिससे भारत में उत्पादित लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का प्रभावी ढंग से प्रबंधन होता है। तो ये खास बात है। इसके लाभ की बात करें तो पर्यावरण अनुकूलन की है, कि पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि जो स्टील का कचरा है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, तो सड़क बन जाएगी तो पर्यावरण के अनुकूल होगा। कि ये सड़क निर्माण अपशिष्ट स्टील स्लैग का उपयोग करके प्रौद्योगिकी औद्योगिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करती है, ठीक है ना। इसमें लैंडफिल पे बोझ कम होता है। लैंडफिल मतलब जहां पे कचरे को डंप किया जाता है। अब स्टील का कचरा किसी जगह पे डाला जाएगा तो वहां पे नहीं होगा, यहां होगा तो वो जगह खाली हो जाएगी, तो जगह का उपयोग किसी और काम में होगा। तो ये सब, और स्टील स्लैग निपटान से जो पर्यावरण को खतरा है उससे क्या है कि खतरा कम होगा। लागत प्रभावी और टिकाऊ है कि स्टील स्लैग की जो सड़कें हैं लागत प्रभावी साबित हुई हैं, क्योंकि कचरे से ही बनाया जा रहा है। क्योंकि जो पारंपरिक फर्श विधियों की तुलना में उनका निर्माण 30% सस्ता है, क्योंकि जो भी और चीजें चाहिए होती है गिट्टी वगैरह उनसे सस्ता पड़ेगा। और जैसे बरसात का मौसम हो गया, इन सब मौसम से वो गिट्टी वगैरह की सड़कें खराब होने लगती हैं। तो ये क्या है कि ये असाधारण स्थायित्व को प्रदर्शित करता है कि मौसम परिवर्तन वगैरह हो या कुछ भी हो तो इस पे कम नुकसान होता है, और रख रखाव वगैरह इसके मेंटेनेंस में भी कम खर्चा है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पे हमारी निर्भरता कम होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा पारंपरिक सड़क निर्माण के लिए जो सामान जो प्राकृतिक गिट्टी वगैरह है इस पर निर्भर करता है, जिससे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गिट्टी बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाता है, फिर उनके लिए एक क्रशर फील्ड होता है जो इन पहाड़ के बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करके छोटी छोटी गिट्टी का साइड बनाता है, उससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारा प्रकृति नष्ट होता है, पहाड़ पौधे सब। तो इन सब चीजों का तो इससे क्या है कि एक फायदा है। तो इसके साथ साथ दो फायदे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टील स्लैग सड़क तकनीक प्राकृतिक सामग्रियों की आवश्यकता को समाप्त कर देगी, इसमें बिल्कुल भी गिट्टी वगैरह की जरूरत नहीं होती। यह तकनीक मूल्यवान संसाधनों के संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में भी सहायता देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बार के लिए खास हो सकता है। स्टील स्लैग अपशिष्ट चुनौती को संबोधित करना भी कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, तो यहाँ पे जो स्टील स्लैग है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सकता है, जो ठोस अपशिष्ट के रूप में लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग उत्पन्न करता है। इतना कचरा निकलता है देखिएगा।
और 2030 तक यह आंकड़ा 60 मिलियन टन तक बढ़ सकता है। तो इसलिए इनका उपयोग सड़क निर्माण में होना यह काफी फायदेमंद है। प्रति टन स्टील उत्पादन के परिणाम स्वरूप लगभग 200 किलोग्राम स्टील स्लैग अपशिष्ट होता है। अगर 1 टन स्टील का उत्पादन होता है तो उससे तकरीबन 200 किलोग्राम यानी 2 कुंटल कचरा निकलता है, जिसका उपयोग ये रोड बनाने में हो सकता है। कुशल निपटान विधियों की कमी के कारण इस्पात संयंत्रों के आसपास ही स्लैग का विशाल ढेर जमा हो जाता है कि इसको सही तरीके से इसका निपटान का, इस कचरे का बंदोबस्त नहीं है, तो आप जो भी इस्पात इंडस्ट्री उसके आसपास ही लोग इसको डंप कर देते हैं और वहां पर इस कचरे का पहाड़ बन जाता है। तो अब सड़क बन जाएगा तो वो फील्ड भी कम होगी। तो ये सब है जो कि जल, वायु और भूमि प्रदूषण में योगदान देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है, इस बार के लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये सक्सेस भी हुआ है, ऐसा नहीं कभी पहली बार होगा। ये गुजरात में ऐसा हो चुका है। गुजरात के सूरत में स्टील स्लैग रोड तकनीक का उपयोग करके जो बनाई गई सड़क है वो अभी भी एकदम बढ़िया और उत्कृष्ट मान्यता के लिए तो सबसे बढ़िया है। प्रौद्योगिकी की और भी सफलता है कि भारत चीन सीमा तक जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर के समीप सड़क वगैरह बनाते हैं, सीमा सड़क संगठन, इसने क्या है कि CRRI और टाटा स्टील के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में एक स्टील स्लैग रोड का भी निर्माण किया है, जो कि एकदम सक्सेस है। यही है। और इस परियोजना को खासतौर से जो चुनौतीपूर्ण वाले एरियाज हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का प्रदर्शन। मान लो जो बॉर्डर के आसपास के सड़क है, मान लो ऐसे सड़क जहां पे जो नक्सल प्रभावित एरियाज है, वहां पे एक बार सड़क बन जाएगा तो बार बार टूटने इन सबका कम डर होगा, खर्च भी कम होगा। तो ये सब जितने भी चुनौतीपूर्ण इलाके हैं ना, वहां के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी आपने इसमें देखा वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत किया जा रहा है। तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन क्या है, इसके बारे में अगर आप देख लें तो ये जो मिशन है ये अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने, बेकार सामग्री जो भी मतलब कचरा है उसका पुनर्चक्रण करने के लिए प्रौद्योगिकी की पहचान करना और साथ ही उनका विकास और किस तरीके से उपलब्ध होगा यह सुनिश्चित करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ मिशन किया गया है। द वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन है, ठीक है। यह मिशन स्वच्छ भारत और स्मार्ट शहर जैसी परियोजनाओं में मदद करेगा। साथ ही एक ऐसा बृहद आर्थिक मॉडल भी तैयार होगा जिससे देश का जो कचरा है उस अपशिष्ट को प्रबंधन करने में कारगर बनेगा और वो कचरा आर्थिक रूप से मजबूत भी करेगा। आर्थिक रूप से चीजों को, अब स्टील स्लैग से सड़क बन रहा है तो देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से डेवलपमेंट, तो ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला एक जो और इंपॉर्टेंट है वो है फोर्टिफाइड राइस। ये भी खास तौर से है जो फोर्टिफाइड राइस इस बार भी चर्चा में रह रहा है कि पोषक युक्त चावल है, इनको फोर्टिफाइड करके दिया जाता है। क्यों, क्या, ये देखें, खास तौर से इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। तो ये जो है आपका, अगर आप देखें तो जो फोर्टिफिकेशन है ये खाद्य उत्पादों में जो भी खाद्य प्रोडक्ट होते हैं उनमें पोषक तत्वों को मिश्रित करने की प्रक्रिया है। मान लीजिए जैसे राइस की बात हो रही है तो चावल में पोषक तत्वों को मिलाया जाता है, उसी को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। और उसी चावल, उससे जो चावल तैयार होता है उसे ही फोर्टिफाइड राइस कहा जाता है। जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, यानी जो पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते उन्हें ही मिलाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है, या कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं उनके लिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण के साथ चावल के दानों को लेप करके उसमें मिलाया जा सकता है, या सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध चावल का उत्पादन करके, या फिर नियमित चावल के साथ मिश्रित करके राइस फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। तो यह तरीका है फोर्टिफिकेशन का, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए क्या है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके मानदंडों के अनुसार 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में आयरन की मात्रा 28 मिलीग्राम से 42.5 मिलीग्राम और फोलिक एसिड की मात्रा 75 से 125 माइक्रोग्राम और विटामिन B12 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो 1 किलो फोर्टिफाइड चावल है, FSSAI के जो नियम है, अगर फोर्टिफाइड चावल बनाया जा रहा है तो उस पे 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में आयरन की जो मात्रा है वो 28 माइक्रोग्राम से 42 माइक्रोग्राम होना चाहिए। फोलिक एसिड उसमें 75 से 125 माइक्रोग्राम होना चाहिए। विटामिन B12 जो है 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, स्टार बना ले लीजिएगा। किस उद्देश्य के साथ ऐसा किया गया है, तो इसको क्या है कि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर
कम करने के लिए बहुत अधिक पाया जाता है महिलाओं और बच्चों में, खासतौर से कुपोषण, और भारत की बात हो रही है। इसलिए तो खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में प्रत्येक दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है और प्रत्येक तीसरा बच्चा नाटा है, हाइट कम है। तो इसलिए पोषक तत्वों की कमियों से ये होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उसमें पोषक तत्व नहीं मिल पाना, या बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद उसे पोषक तत्व से भरे आहार में नहीं मिल पाना, जिस वजह से सारी समस्याएं होती है और महिलाओं को एनीमिया का खतरा होता है। तो इन सब चीजों की कमियों को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड राइस का विकल्प आया है। चावल जो है वो प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है और इसमें विभिन्न विटामिन होते हैं। मिलिंग और पॉलिशिंग के दौरान विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीज सहित कुछ पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं। जब इसको मिल में चावल, धान की जब कुटाई के लिए, मतलब धान से जब प्रोसेस होकर चावल बनता है तो वो राइस मिल में जाता है। राइस मिल में जब ये सब होता है तो ये सब पोषक तत्व उसमें कम हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया से ब्राउन राइस या सफेद पॉलिश हुए चावल बन जाते हैं। तो इसी में पोषक तत्वों में मिलाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है और उसी चावल को फोर्टिफाइड राइस कहा जाता है। ठीक है। चावल दुनिया में विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में व्यापक रूप से खाए जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक खाद्य पदार्थ है। भारत प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रति माह, अगर भारत में बात किया जाए तो एक व्यक्ति एक महीने में 6.8 किलोग्राम चावल खाता है। इसलिए चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ पुष्ट करना गरीबों के आहार को पूरा करने जैसा है। ठीक है। आयरन की कमी भी एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है और फोर्टिफिकेशन में आपने देखा ना कि इतना जो आंकड़ा है आयरन का भी होना चाहिए। तो इसलिए जो विश्व स्तर पे 2 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करती है शरीर में आयरन की कमी। इससे क्या होगा? एनीमिया, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सुस्ती, मातृ मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है और महिलाओं में आयरन की कमी, एनीमिया जैसे खतरे ज्यादातर होते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ देशों ने चावल को आयरन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि फोलिक एसिड और विटामिन B12 से पुष्ट करने की रणनीति भी अपनाई है कि चावल में विटामिन B12, फोलिक एसिड वगैरह मिलाते हैं बहुत सारे देश। हमें अधिकांश आयरन जो है वो मांस से मिलता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे? तो ये भी है, जो हमारे शरीर द्वारा 50% अवशोषित हो जाता है। सब्जियों के माध्यम से सीमित सेवन और केवल 3% अवशोषण होता है। यही कारण है कि आयरन की कमी भारत में एक बड़ी समस्या है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपने देखा कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड के बारे में जो इसमें मिलाया जाता है, तो थोड़ा सा विटामिन B12 के बारे में भी जान ले, क्योंकि विटामिन से भी साइंस में सवाल आता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये सीरीज चल भी रहा है, तो ये है, तो इससे भी अछूता ना रहे, भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन B12 जो है उसे साइनोकोबलामिन इस रूप में भी जाना जाता है और अधिकांश बैक्टीरिया और शैवाल द्वारा एंजाइम के मदद से इसे संश्लेषित किया जाता है। ये जो है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आयरन की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है। अगर आयरन की बॉडी में कमी है यानी B12 की कमी है। इसके साथ ही फोलेट जो एसिड है, विटामिन B12 और विटामिन A की कमी इसके द्वारा दीर्घकालिक सूजन, जलन, परजीवी संक्रमण, आनुवंशिक विकार, एनीमिया के कारण ये सब हो सकते हैं। और एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमजोरी, ये सब आपको पता ही है। विटामिन B12 की कमी से घातक रक्तअल्पता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। और इसका कारण क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये B12 की कमी से होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। अब ये फोलिक एसिड क्या है इसके बारे में भी आप जान लें। तो ये जो है B9, जो विटामिन B9 है उसका प्राकृतिक रूप है जिसे फोलिक एसिड कहा जाता है, जो जल में घुलनशील और कई खाद्य पदार्थों में यह स्वाभाविक रूप से पाया भी जाता है। इसे खाद्य पदार्थों में शामिल किया जाता है तथा फोलिक एसिड के पूरक के रूप में बिक्री भी की जाती है। जिन खाद्य पदार्थों में नहीं होता इनको उसमें शामिल भी किया जाता है। ये खासतौर से गर्भाधारण की अवधि में गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड लेने की जरूरत होती है, तो उनके लिए फायदेमंद होता है। गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से बच्चे जो है वो स्पाइना बिफिडा जैसे न्यूरल ट्यूब दोष से ग्रसित हो जाते हैं। ये जो स्पाइना बिफिडा है एक ऐसी स्थिति है जो रीढ़ को प्रभावित करती है, जो सामान्यतः जन्म के समय स्पष्ट होती है। तो ये सब भी इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, ये सब खास बातें हैं। अब चावल में आयरन फोर्टिफिकेशन होता है तो उसका लाभ क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो WHO के अनुसार क्या है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ
राइस फोर्टिफिकेशन चावल का नियमित रूप से सेवन करने वाली जो आबादी है, जो चावल को रेगुलर उनके फूड में ये शामिल है, उनमें अगर पोषण की स्थिति, अगर पोषण में की कमी है तो उसमें सुधार करेगा, स्वास्थ्य में कोई कमी है तो सुधार करने के लिए एक प्रभावी, सरल और सस्ता उपाय है, ऐसा WHO का मानना है। इसके तहत क्या है कि जो अगर आयरन है तो उससे मस्तिष्क के विकास और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके जो प्रारंभिक बचपन के दौरान पर्याप्त आयरन का मतलब सेवन आवश्यक होता है, जो कि मस्तिष्क निर्माण वगैरह में भूमिका निभाता है। आयरन के साथ अगर चावल का फोर्टिफिकेशन होता है तो विशेष रूप से वैसे क्षेत्र जहां पे चावल प्राथमिक मतलब खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना, अगर प्राथमिक प्रधान आहार है, उस एरिया में अगर आयरन की कमी से अगर होता है तो वहां पे उससे होने वाली कमियों को रोका जा सकता है, नुकसान को रोका जा सकता है। तो ये सब खास बातें हैं। बेहतर मातृ और शिशु स्वास्थ्य में भी ये फायदेमंद है कि जो गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है, उनकी गर्भावस्था की अवधि और प्रसव के दौरान जटिलताओं में जोखिम की वृद्धि को ये कम करता है, ठीक है। आयरन, चावल आयरन का जो फोर्टिफिकेशन है वो गर्भवती महिलाओं में आयरन की स्थिति में सुधार करता है, मातृ एनीमिया और संबंधित जोखिमों को कम करता है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त आयरन का सेवन भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये है चावल में आयरन फोर्टिफिकेशन का फायदा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सब इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला जो एक और हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निसार के बारे में। निसार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या है निसार मिशन के बारे में, आइए देखते हैं। निसार एक्चुअली इसका नाम है क्योंकि ये नासा और इसरो का, ठीक है ना, ये एक्चुअली नासा प्लस इसरो इनका संयुक्त मिशन है, इसलिए इसका नाम रखा गया है निसार। तो क्या है निसार, आइए देखते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने निसार यानी निसार और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार को रवाना किए जाने के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया था 2023 में, इसीलिए चर्चा में था। खैर, ये दो अलग अलग प्रकार की इसमें रडार फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी है एल बैंड और एक है एस बैंड। जो एल बैंड है ये नासा की फ्रीक्वेंसी है और जो एस बैंड है ये आपका इसरो की फ्रीक्वेंसी है, जो कि निसार में लगा हुआ है। और ये निसार क्या है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से स्कैन करने वाला अपनी तरह का पहला रडार होगा। अंतरिक्ष में जाएगा और पृथ्वी की छवियों को, इमेज को, फोटो को अच्छे तरीके से कैप्चर करेगा, ठीक है। यह हमारे ग्रह की सतह पर होने वाले 1 सेंटीमीटर से कम तक के परिवर्तन को भी माप सकता है। वहां से कि पृथ्वी के सतह पर 1 सेंटीमीटर से कम की जगह में भी अगर किसी प्रकार का कोई चेंज होता है तो इनके द्वारा इसको मापा जा सकता है। इस पे एल बैंड और एस बैंड का रडार फ्रीक्वेंसी लगा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। एल बैंड नासा का है, एस बैंड इसरो का है। अब निसार में मिशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान ले लेते हैं। ये जो मिशन है ये 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा तैयार किया गया है, यही ध्यान में रखिएगा, नासा और इसरो। उम्मीद है कि जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट ध्रुवीय कक्षा में इसे लॉन्च भी किया जाएगा। 2024 में होने वाला है, इसलिए इस बार के लिए और इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह उपग्रह कम से कम 3 वर्ष तक वहां पे काम करेगा। यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट है, एलईओ है, ठीक है ना, वेधशाला है, और यह 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्रण भी कर लेगा। यह निसार मिशन की खासियत है। इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये जो उपग्रह है या सैटेलाइट, ये इसका वजन 2800 किलोग्राम है। वजन वगैरह यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा। जिसमें एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार इसमें लगे हैं, जिस कारण इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रडार उपग्रह है। नासा द्वारा डेटा स्टोर करने के लिए एल बैंड रडार है, मैंने बताया था एल बैंड किसका है, तो नासा का है। और इस पे जीपीएस, एक उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम नासा के द्वारा इसमें प्रदान किया गया है। जबकि इसरो ने एस बैंड रडार, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण प्रणाली और अंतरिक्ष यान प्रदान किया है, जीएसएलवी के तहत इसरो का है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि एस बैंड इसरो का है। जो एस बैंड है ये 8 से 15 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य और 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करेगा, और इस तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के कारण वे आसानी से छीड़ नहीं होंगे
और उन्हें निकट और दूर के मौसम अवलोकन के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, इसलिए खास है। इस पे क्या है कि 39 फुट का स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर लगा हुआ है हमारे वाले मतलब इसरो वाले रडार में, जो सोने की परत वाले तार की जाली से बना है। रिफ्लेक्टर का उपयोग उपकरण संरचना पर ऊपर की ओर फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त रडार सिग्नल पर केंद्रित करने के लिए किया गया है। तो ये सब इस मतलब ये जो एस रडार है इसकी खासियत है, तो ये अपने समझ के लिए ध्यान में रखिएगा। ये जो एसआर है इसका प्रयोग करके निसार उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्रस्तुत करेगा और बादलों पर एसआर का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बादल है उसके बाद भी ये इमेज वगैरह पृथ्वी की अच्छे से खींच लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मौसम की स्थिति परवाह किए बिना दिन और रात कभी भी डेटा एकत्र कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नासा को अपने विज्ञान संबंधी वैश्विक संचालन के लिए कम से कम 3 वर्षों के लिए, क्योंकि एल बैंड रडार नासा का है तो नासा इसको 3 वर्षों के लिए, और इसरो कम से कम 5 वर्षों के लिए एस बैंड रडार का उपयोग इसके तहत करेगा। तो ये सब खास बातें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इसका लाभ क्या होगा? तो लाभ तो पृथ्वी विज्ञान, तो हमने देखा ना कि पृथ्वी का अवलोकन करेगा कि पृथ्वी की सतह में किसी प्रकार का परिवर्तन, कोई प्राकृतिक खतरा, कोई पारिस्थितिकी तंत्र की विकृति, इन सब के बारे में डेटा और जानकारी प्रदान करेगा निसार, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि पृथ्वी की प्रक्रिया को या क्लाइमेट चेंज को, इन सब में जो वैज्ञानिक है जो इस पे काम करते हैं उनकी समझ को और विकसित करेगा। आपदा प्रबंधन में काम आएगा कि मिशन तेजी से प्रतिक्रिया समय और बेहतर जोखिम आकलन करके भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको समझने में मतलब इसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे इनके प्रबंधन में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निसार का नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल वृद्धि, मृदा की नमी, भूमि उपयोग में बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान करके कृषि प्रबंधन में सुरक्षा और सुधार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग हो सकती है इसके द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और प्रबंधन हेतु डेटा मुहैया कराएगा, जैसे तेल रिसाव, शहरीकरण, वनों की कटाई की निगरानी वगैरह, ये सब इसके द्वारा रखा जा सकता है। क्लाइमेट चेंज पर भी ये रख सकता है कि जैसे जो पिघलते हुए ग्लेशियर है, जैसे आर्कटिक का बर्फ पिघल रहा है या जितने भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के स्तर में अगर वृद्धि हो रही है या कार्बन भंडारण में परिवर्तन, ये सब सारी चीजों में पृथ्वी की सतह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी को समझने के लिए यह निसार मदद करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये जो आज हमने देखा, ये आज हमारा पार्ट 1 था इसका, और इसके भी 1 या 2 और आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस के लिए। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग इसके दूसरे लेक्चर में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।